हर एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आजम खान से जुड़ी आ रही है, ये भी हम आपको बताते चले, जहां उनकी याचिका से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आ रही है, आप तक पहुंचाएं। दिल्ली से आजम खान के लिए खबर यह है कि उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट तैयार हो सुनवाई के लिए। ये एक याचिका है, जौहर यूनिवर्सिटी पर संभावित कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने ये याचिका दी थी। इस हफ्ते आजम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो देखिए, आजम खान से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां आजम खान का याचिका इस याचिका पर जल्द ही सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार दिखाई दे रहा है, जहां पर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए संभावित कार्रवाई के खिलाफ आजम ने याचिका दी थी। इस हफ्ते आजम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगातार राहत की खबर मिल रही है आजम को, और ज्यादा जानकारी सहयोगी अविनाश से लेते हैं। अविनाश, क्या है पूरी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, ऐसे में आजम खान को ये संभावना है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है जिस पर अगर बात करें तो कब्जे का आरोप है, और उसमें उस कब्जे वाली जमीन पे यूनिवर्सिटी की तमाम सारी दीवारें हैं, उसको गिराए जाने की उनको संभावना है। इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई ना हो। उनके वकील कपिल सिब्बल ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर बात करें तो अवकाशकालीन बेंच होती है, चूंकि इस समय सुप्रीम कोर्ट में समर वैकेशन चल रहा है, समर वैकेशन में अर्जेंट हियरिंग के लिए अवकाशकालीन बेंच होती है, उनके सामने ये पिटीशन लगाई है और ये याचिका लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके अपना आदेश दे। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। अब इसी हफ्ते मामले की सुनवाई होगी, तारीख एक दिन पहले आएगी, जैसे ही मेंशनिंग होगी अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन आजम खान के इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये राहत वाली एक और खबर है आजम खान के लिए। शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। देखिए, इसी हफ्ते जबकि समर वेकेशन चल रहा है, ऐसे में एक अलग बेंच होती है जो इस छुट्टी के दरमियान काम करती है। तो ये बेंच काम करेगी आप किसके लिए? आजम के लिए। जौहर यूनिवर्सिटी वाला मामला है जिस पर संभावित कार्रवाई के खिलाफ याचिका दी थी, और इसका जिक्र किया था आजम खान ने अपनी बातों में भी कि खंडहर ही बच जाए लेकिन मैं यूनिवर्सिटी को बचाऊंगा, मैं बचाना चाहता हूं। और देखिए, जेल से बाहर आते ही उन्होंने अपनी अर्जी लगा दी थी, और अब इस अर्जी से जुड़ी बड़ी अपडेट ये है कि उनकी अर्जी पर सुनवाई के संकेत मिल रहे हैं। अगले हफ्ते सुनवाई हो जाएगी आजम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में। चलिए, आपको सीधे लिए चलते हैं विधानसभा की कार्यवाही पे, नजर है हमारी अपडेट के लिए। जो ऑटोनोमस बॉडी है उन्हें अपनी योजना पास करके काम कराने का अधिकार है। सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कृत संकल्पित है। हमने गांव में आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने का माननीय मुख्यमंत्री जी नेतृत्व में बेहतर काम किया। माननीय मनोज जी, केवल जो माननीय सदस्य ने कहा, जनेश्वर मिश्र योजना के अंतर्गत सड़कें बनाई गई थी, और हर साल हर विधानसभा में 6 से 7 ग्राम पंचायतें चिन्हित हुई थी हमारे सरकार में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। वो टूट रही हैं। ग्राम पंचायतों के पास जो राज्य वित्त और 14वें वित्त से पैसा जाता है, सच्चाई है कि वो नाली और खरंजा के अलावा उसकी रिपेयरिंग नहीं करा सकते। माननीय सदस्य ने पूछा कि जो बनी सड़कें हैं आज रिपेयर मांग रही हैं, उसके लिए क्या विभागीय मंत्री जी उसकी रिपेयरिंग के लिए कोई व्यवस्था करेंगे? बस ये पूछा। आया उत्तर आया। अरे क्या जिला पंचायत सीधा ऐसी कोई योजना प्रस्ताव बना करके देगी? दोनों का उत्तर सही हो सके, क्योंकि अभी जिला पंचायत पर रोक है कि कोई ऐसा काम नहीं कराएगा। ठीक है, संयुक्त दोनों का उत्तर दे। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैंने सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव के अंदर पुरानी जिला पंचायतों के द्वारा काम किए गए हैं, उन सड़कों के पुनरीक्षण के लिए सर्वे कराने का आदेश दिया है। हम सर्वे कराकर उनकी ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत की सड़कों का भी और ग्राम सभा में जो सड़कें हैं उसमें प्राथमिकता के आधार पर एक लक्ष्य निर्धारित करके उस पर काम कराएंगे। प्रश्न के साथ माननीय। चलिए, इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में लंबित प्रार्थना पात्रों को 4 महीने में निस्तारण के आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने इसे लेकर आदेश दाखिल किया है। मामले में हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय मथुरा को यह आदेश दिया था कि मुख्य पक्षकार मनीष यादव का इस पर कहना है कि उम्मीद है कि 4 महीने में समस्त श्री कृष्ण भक्तों को न्याय मिलेगा। मैं भगवान श्री कृष्ण का वंशज हूं, अतः लड़ूंगा और जीतूंगा भी। तो देखिए, हाईकोर्ट की ओर से यह आदेश मिलने के बाद कि तेजी से तमाम याचिकाओं पर सुनवाई हो, इससे जुड़ी है बड़ी अपडेट, जिस पर
मनीष यादव ने इस पूरे मामले को हाईकोर्ट तक पहुंचाया था और उन्हीं के इस याचिका पर यह आदेश आया था। इसके साथ वो आश्वस्त दिखाई देते हैं, भगवान श्री कृष्ण का वंशज हूं, अतः लड़ूंगा और जीतूंगा। ये बात उन्होंने कही है और ये उम्मीद जताई है कि 4 महीने के भीतर जो कृष्ण भक्त हैं उन्हें न्याय मिलेगा, क्योंकि जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो कार्रवाई है, जो सुनवाई है, वो सब कुछ द्रुत गति से होगी, तेजी से होगी। यह आदेश है हाईकोर्ट का और एक डेडलाइन भी है कि 4 महीने के भीतर सारी सुनवाई कीजिए। लगभग 10 याचिकाएं हैं इस पूरे मामले को लेकर के, उन याचिकाओं पर सुनवाई करनी होगी। तो चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी अनिल सारस्वत से लेते हैं। जी अनिल। जी मैं आपको बता दूं, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का जो विवाद चल रहा है, इसको लेकर मनीष यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे और उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को एक आदेश पारित किया था कि इस पूरे मामले में जितने भी वाद दाखिल किए गए हैं उन सभी वादों का निस्तारण 4 महीने में पूरी तरह से कर दिया जाए। इसी वाद की कॉपी जो ऑर्डर मिला था इलाहाबाद हाईकोर्ट से, उसको उन्होंने आज ऑर्डर की कॉपी को यहाँ पे मथुरा न्यायालय में पेश किया है और आज से इसका समय शुरू होता है। मनीष यादव के अनुसार वो कहते हैं कि आज से ये समय प्रारंभ होता है कि 4 महीने में ये बात पूरे निस्तारण किए जाएंगे। आज से इस समय की शुरुआत होती है। जी बिल्कुल, तो आज से इस समय की शुरुआत होती है, उल्टी गिनती शुरू है और ये 4 महीने की डेडलाइन है जिसके तहत अब सुनवाइयों का दौर तेजी से शुरू होगा। ये लेटर जो आदेश का है, जो जिसकी कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसे सबमिट कर दिया गया है मथुरा न्यायालय में और यहीं से अब इस आदेश को लागू करने की मियाद शुरू हो जाती है। 4 महीने के भीतर तमाम वादों को, तमाम याचिकाओं को सुनना होगा। सुनवाई के लिए जल्दी जल्दी की तारीख देनी होगी ताकि इस मामले पर कुछ निष्कर्ष निकल सके। हाईकोर्ट का कहना है जल्दी से सुनवाई करना है, तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए। इस तमाम बिंदु को सबमिट किया गया है, इस कोर्ट की कॉपी को। देखिए, ज्ञानवापी विवाद पर आज वाराणसी के साथ साथ प्रदेश के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि आज ज्ञानवापी पर फैसला सामने आएगा। कल ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई हुई है और इस दौरान जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वही फैसला आज दोपहर के बाद सुना दिया जाएगा। जिला अदालत ने आदेश को अपने इस आधार पर सुरक्षित रखा कि विवाद की आगे की सुनवाई प्रक्रिया क्या हो। मसलन ज्ञानवापी मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला जज की अदालत में पहली सुनवाई हुई। जिला जज ने दोनों पक्षों को सुना। हिंदू पक्ष ने सर्वे साक्ष्य पर बहस करने की दलील दी, तो वहीं मुस्लिम पक्ष 7-11 पर बहस करने की दलील देता रहा। आज कोर्ट 2 बजे के बाद फैसला सुना सकता है। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में दोनों पक्षों की ओर से कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। किस याचिका पर पहले सुनवाई होगी, जिला जज ए.के. विश्वेश की अदालत में इस बात पर फैसला हो जाएगा और वही सुनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया है कि आयोग की कार्रवाई पहले हुई है, इसीलिए मुस्लिम पक्ष इस पर अपनी आपत्ति जताएगा। तो वहीं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील मोहम्मद तौकीर खान ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने अदालत में याचिका दायर करके ये कहा है कि ये मुकदमा तो चलने लायक ही नहीं है, इसीलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए। इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के नियमित पूजन अर्चन के लिए अदालत में एक और याचिका है। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने सोमवार को यह याचिका दायर की है। तो देखिए, वाराणसी की जिला अदालत में आज सुनवाई से पहले ही सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। कचहरी के बाहर आज किसी भी गाड़ी को पार्क नहीं करने दिया जाएगा और इस पर हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत में आज एक बार फिर सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं की पोषणीयता पर आज जिला जज को अपना फैसला भी सुनाना है। तमाम जो वकील हैं, जो पक्षकार हैं, वो कोर्ट पहुंचना शुरू हो गए हैं और हमारे साथ इस वक्त हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन जी हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। आज क्या क्या होना है कोर्ट में? आज हम आशान्वित हैं कि 2 बजे हमें सुनेंगे माननीय न्यायाधीश महोदय। और चूँकि 7-11 पे कल फोकस्ड रहा हमारे विपक्षी की बहस, और हम तो चाह रहे थे कि माननीय न्यायालय हमें सीडी और फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराए, जिसका अध्ययन करके हम अपने स्वरूप का, जो वहाँ का कथित ज्ञानवापी मस्जिद और उसमें मंदिर है, उसके स्वरूप को हम तय कर सकें
और फिर हम अपनी बात प्रमुखता से रख सकें। और 7-11 पे तो कभी भी बहस हो सकती है, कभी भी, क्योंकि पोषणीयता का शब्द विषय है। और हमने तो इस मुकदमे को फ्रेम करते समय पुरातत्वविद, इतिहासकार, संस्कृत के विद्वान, विधि विशेषज्ञ, राम जन्मभूमि के केस का भी हमने इसमें समन्वित साक्ष्य उपलब्ध करा के, समन्वित सारे तथ्यों को डाल के इस मुकदमे को किया है। तो इसलिए हम संतुष्ट हैं कि हम तो अवश्य जीतेंगे, और इसलिए आशान्वित भी हैं। माननीय न्यायालय हमारे पक्ष में निर्णय भी देगा। कोर्ट ने आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए कितने बजे का वक्त निर्धारित किया? सामान्यतः 2 बजे हम लोग अपेक्षा करते हैं कि उस समय हमें समय मिलेगा माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का। मदन मोहन जी, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, वो ये जानकारी दे रहे हैं कि आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। सबसे पहले जो मुकदमा दायर किया गया था उसकी पोषणीयता पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी। इसके साथ ही साथ जो तमाम अर्जियां दाखिल की गई हैं उन पर सुनवाई का किस तरीके से की जाएगी, इसका दिशा निर्देश भी अदालत जारी कर सकती है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, वाराणसी। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है। निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा, पिथौरागढ़ में नाचनी मुनस्यारी मार्ग पर पुल का एक हिस्सा बह गया है। ये बड़ी खबर है। देखिए, ये निर्माणाधीन पुल था और इसके एक बड़े हिस्से की बहने की खबर आ रही है। पिथौरागढ़ में नाचनी मुनस्यारी मार्ग है, जहां पर पुल का ये बड़ा हिस्सा बह चुका है। ये देखिए, तस्वीरें आई हैं। पानी में बहता हुआ ये जो बड़ा सा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये पुल का हिस्सा है। तेज वेग के साथ, पानी के प्रवाह के साथ पुल का एक हिस्सा ही बह गया। देख सकते हैं पानी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, इसके बीच आने वाला निर्माणाधीन ये पुल था और इसकी हालत क्या है। ये बह करके कितना दूर चला गया, आंखों से ओझल हो गया। ये बड़ी तस्वीर है और पिथौरागढ़ से आई है। आप अंदाजा लगाइए कि पानी का जो स्तर है और जो रफ्तार है, बन रहा था ये पुल, लेकिन इस तेज गति से बहते पानी के बीच में आया और सब कुछ बहता चला गया। पिथौरागढ़ से ये तस्वीरें आई हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन था ये पुल, लेकिन नाचनी मुनस्यारी मार्ग पर जिस तरीके से, जिस स्पीड में पानी आया, पुल का एक बड़ा सा हिस्सा बह करके किनारे लग गया। तस्वीरें दूर से ली गई हैं, इसीलिए आपको ये छोटे से लॉक जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये पुल का हिस्सा है और बड़ा हिस्सा है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। सीधे लिए चलते हैं विधानसभा। अखिलेश क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये अपने आप में बहुत बड़ा डिबेटेबल है। हमने पूरी तरीके से सोच समझ के निर्णय लिया है कि बच्चों की जो पोशाक हो वो उनकी नाप के हिसाब से हो, उनका नेकर, उनकी कमीज। महोदय, नाप अलग होता है, क्वालिटी अलग होती है। नाप अलग विषय है, क्वालिटी अलग विषय है। नाप पहले जरूरी है, क्वालिटी से कॉस्ट आती है, नाप से कॉस्ट नहीं बढ़ती है। नाप पहले जरूरी है, क्वालिटी बाद में जरूरी है। नाप पहले अध्यक्ष महोदय, पहले जरूरी। आप अब ये बात देखिए, नाप पहले जरूरी। आदमी को उसकी नाप की पोशाक मिले माने बने, ये ज्यादा जरूरी है माने। अगला माननीय मंत्री जी, क्वालिटी पे बात हो जाए, सिलाई तो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन सवाल क्वालिटी का है। उस क्वालिटी की मिल रही है बाजार में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, श्रीमती पिंकी यादव जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ। मैंने इस प्रश्न में, माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न था परिषदीय विद्यालयों में बालक बालिकाओं को जो ड्रेस की बात हो रही है, जिस पे अभी काफ़ी दोनों ही पक्षों के बीच में इस बार में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी जवाब चाहा क्वालिटी को लेकर, तो वहाँ कहीं ना कहीं सरकार का समझौता सा दिखाई देता है कि क्वालिटी की बात से ज़्यादा उसकी नाप के ऊपर बातें ज़्यादा हुई। मैं इसमें ये पूछना चाहती हूँ माननीय अध्यक्ष जी कि जो ड्रेस व पुस्तकों का विवरण की समय जो है, समय से ये वितरण जो है नहीं हो पाता है और ये सर्वविदित जो है समस्या है, जिससे कहीं पर भी पीछे हटा नहीं जा सकता। और विशेष तौर पर मैं बात करूंगी मेरे जनपद संभल में। हमारे जनपद संभल में अभी भी ऐसा है कि जो ड्रेस का वितरण और पुस्तकों के वितरण की बात है, वो भी समय पर अभी तक पूरा नहीं कराया गया है। और यहाँ पे सरकार के जवाब आता है मंत्री जी की तरफ से
कि नहीं से उस समस्या से ही इनकार कर दिया गया। मैं इसमें माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि जो डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खाते में वितरण ड्रेस वितरण की बात है, उसकी अनिवार्यता और उसका दुरुपयोग जो हो रहा है, क्योंकि 1100 रुपए में 2 ड्रेसें, जूते, मोजे, किताबें मिल पाना बिल्कुल असंभव है। माननीय मंत्री जी का जवाब आया था कि ऐसा हम जो है एक माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया। आप प्रश्न करिए। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था इसमें कि हमारे द्वारा एक पैकेट बनाया जा रहा है, तो ये पैकेट कहाँ बनता है और कहाँ वितरित हो रहा है, उसका जवाब। दूसरा मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा सरकार प्रबंधन करेगी कि इस धनराशि का जो धनराशि दी जाती है डीबीटी के माध्यम से, उसका दुरुपयोग रुक सके, उसके लिए प्रबंध कोई सरकार इस बात पर कुछ कार्य करेगी। पहला। दूसरा मेरा प्रश्न इसमें यह है कि आगामी वर्ष 2022 और 23 में जो धनराशि वितरण ड्रेस के लिए और पुस्तकों का जो है वितरण किया जाएगा, क्या सरकार ये बताएगी? आज इस सदन में ये बात बताने का कष्ट करेगी। आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर में आज सुबह बड़ा दर्दनाक हादसा पेश आया, जहां स्कॉर्पियो में सवार होकर केदारनाथ दर्शन के लिए निकले एक ही परिवार के 11 लोग सड़क हादसे का शिकार हो गए। इस दर्दनाक हादसे में 2 मासूम बच्चे, एक महिला समेत 5 लोगों की जान गई है, जबकि स्कॉर्पियो सवार 6 अन्य लोग घायल हैं। घायलों में 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इन्हें हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। आपको बताएं, हादसा बुलंदशहर के NH 235 खुशहालपुर गांव के पास हुआ है। बुलंदशहर मेरठ हाईवे पर सुबह लगभग 4:30 बजे एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी है। एक स्कॉर्पियो में एक परिवार के लगभग 10 लोग सवार होकर के केदारनाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे। एक खराब होकर के किनारे ट्रक खड़ा हुआ था, उसमें स्कॉर्पियो टकरा गई और मौके पर 2 बच्चे, एक महिला और 2 पुरुष समेत 5 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 लोगों को मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। मैं और SSP साहब पूरी टीम के साथ पूरा राहत बचाव कार्य कर रहे हैं और यहाँ हम लोग अस्पताल में जो घायल उनका इलाज भी कराया जा रहा है। इस समय मौजूद हैं बुलंदशहर मेरठ हाईवे पर। ये NH 235 है, जहां आज सुबह लगभग 4:30 बजे एक स्कॉर्पियो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में हादसा कितना दर्दनाक था। पूरी गाड़ी के जो परकच्चे हैं वो यहाँ उड़ चुके हैं। आपको बता दें कि NH 235 पर यह हादसा हुआ लगभग सुबह 4:30 बजे का समय था, जब ये स्कॉर्पियो सवार होकर जो परिवार था वो केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहा था, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में गाड़ी खुद बयां कर रही है कि हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा। साथ ही आपको बता दें कुछ ही दूरी पर जो ट्रक खड़ा है, जो पुलिस चौकी में आप ट्रक देख सकते हैं, ये वही ट्रक है जिससे टकराने के बाद ये पूरा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ये ट्रक रास्ते में खड़ा था, जिसके बाद ये गाड़ी स्कॉर्पियो उससे टकराई और जिससे हादसे में लगभग 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने सबका पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया है, जिसमें से कि 3 गंभीर घायलों को हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर किया गया है। अनुभव शर्मा, ABP गंगा, बुलंदशहर।